प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक में आज लेक्चर नंबर 6 स्टडी करना है। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में कंप्लीट सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे और उसके बाद से अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अगले लेक्चर में केवल क्वेश्चन और किस पर बेटा, सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन आज सिंपल पेंडुलम बताएंगे, उसका टाइम पीरियड बताएंगे और सिंपल पेंडुलम पे बेस्ट स्पेशल केसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बेटा देखो लेक्चर नंबर 6 एसएचएम का आज हम लोग को स्टडी करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है इसको पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम का बेटा टाइम पीरियड पढ़ेंगे, है ना। तो जब कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है तो सिंपल पेंडुलम से बेटा क्वेश्चन दे ही देता है, इस पर ध्यान देना। और सिंपल पेंडुलम का इसमें टाइम पीरियड भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है जरा देखते हैं। सिंपल पेंडुलम में बेटा एक रिजिड सपोर्ट होता है, रिजिड सपोर्ट, और यहां से एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से ये बॉब सस्पेंडेड होता है। इसको बोलते हैं स्फेयर या इसको बॉब बोलते हैं बेटा, या तो स्फेयर कह दो चाहे बॉब कह दो। और ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है। ये इस बॉब का मास m है और ये इसका बेटा सेंटर ऑफ मास होता है बॉब का, स्फेयर का। और ये P पॉइंट ये कहलाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक। और ये होता है मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग होता है बेटा। और ये देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के ये सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के बेटा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये इसका इफेक्टिव लेंथ L कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? L इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये पेंडुलम का बेटा इफेक्टिव लेंथ है। कहां से? इस बॉब का सेंटर ऑफ मास से लेकर के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी, ये इफेक्टिव लेंथ L होता है, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग को देखना है कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है बेटा t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L अपॉन G। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है जो इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड है और ग्रेविटी दो टर्म पे डिपेंड होता है। इफेक्टिव लेंथ चेंज होगा तभी भी टाइम पीरियड चेंज होगा, ग्रेविटी चेंज होगा तभी भी टाइम पीरियड चेंज होगा। कुल मिला के स्पेशल केस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लेंथ पर टाइम पीरियड डिपेंड है और किस तरह से ग्रेविटी डिपेंड है। तो इसमें ये जानना चाहिए कि इफेक्टिव लेंथ किसे कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ बेटा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, ये इफेक्टिव लेंथ कहलाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का बेटा टाइम पीरियड T, और टाइम पीरियड इसका होता है T बराबर 2 पाई रूट ओवर L अपॉन G। जैसे यहां पर ये रिजिड सपोर्ट है, ये कहलाता है बेटा सपोर्ट, और यहां से एक पेंडुलम सस्पेंडेड है। तो पेंडुलम को हमने क्या किया,
स्लाइटली डिफ्लेक्ट किया अपने पोजीशन से, ये थीटा इज वेरी स्मॉल, ध्यान दो, स्लाइटली डिफ्लेक्शन। और स्लाइटली डिफ्लेक्शन इसलिए जिससे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो ये लीनियर रहे बेटा, जब तक लीनियर नहीं होगा तब तक एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम का कंडीशन बेटा हमने बताया था कि एसएचएम के लिए जो ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, जो थीटा है वेरी स्मॉल होना चाहिए। अब पेंडुलम बेटा देखो यहां आ गया, ये स्फेयर जो बॉब है ये यहां पर आ गया, इसका मास m है। अब यहां देखा जाए इसका वेट ऐसे mg काम करेगा, mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, ये लेंथ l हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, mg sin थीटा, देखो इस mg के दो कंपोनेंट हो गए, mg cos थीटा mg sin थीटा। mg sin थीटा इस पेंडुलम को ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यही mg sin थीटा लाएगा, mg sin थीटा इस बॉब को, इस फेयर को इक्विलिब्रियम पे बेटा लाएगा, इक्विलिब्रियम पर। तो हम लोग क्या निकालना है इस पर, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है ये हम लोग मेन कर रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉब, बॉब पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को FR से इंडिकेट कर सकते हैं, रीस्टोरिंग है इसलिए हम माइनस लगेगा। और कौन है रिस्टोरिंग फोर्स बेटा, यही mg sin थीटा, ये स्फेयर को इक्विलिब्रियम पे लाएगा। और फोर्स को हम कह देंगे बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस mg sin थीटा, मास से मास कट गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया माइनस g sin थीटा। अब अप्रॉक्सीमेशन यहां लगाएंगे बेटा, अप्रॉक्सीमेशन, बट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब जो थीटा होना चाहिए लेस आर इक्वल टू 5 डिग्री होना चाहिए। ऐसे में बेटा साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होगा, अप्रॉक्सीमेशन, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है ए बराबर माइनस जी साइन थीटा, ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, इसलिए बेटा इज इक्वल टू माइनस जी, और साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली कॉल थीटा कह देंगे, बट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क होगा बेटा y और रेडियस होगा l। देखो इस डायग्राम से एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क y अपान रेडियस l, ठीक है। तो थीटा के स्थान पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, और थीटा के स्थान पर y अपान l लिख देंगे। ठीक है, अब a इक्वल टू माइनस जी y अपान l, इसको और हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लें, बेटा इसको, इसलिए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस जी, और ये हो गया y अपान l, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस जी अपान l इंटू y, इसका तर्ज हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट,
इसलिए बेटा ओमेगा स्क्वायर इजकल टू दिखाई दे रहा है जी अपान एल, इसलिए ओमेगा इजकल टू रूट ओवर जी अपान एल। तो ओमेगा अगर देखा जाए ये रूट ओवर जी अपान एल, ये तो आ गया बेटा ओमेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ओमेगा को हम लोग लिख देते हैं 2π/t इजकल टू रूट ओवर जी अपान एल, इसलिए इसको पलट देंगे तो t अपान 2π इजकल टू रूट ओवर एल अपान जी। तो यहां से टाइम पीरियड आ गया t बराबर 2π। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का क्या होगा बेटा, ये टाइम पीरियड। ठीक है, आसान है। फिर ये भी जानना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके इफेक्टिव लेंथ यल पे डिपेंड है और ग्रेविटी पे डिपेंड है, लेकिन जो स्फीयर हम लोग सस्पेंड करते हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं है, ये जानना चाहिए। तो बात करते हैं स्पेशल केस की। केस फर्स्ट, ठीक बेटा, क्या है केस फर्स्ट, देखते हैं। क्योंकि टाइम पीरियड t बराबर 2π रूट ओवर एल अपान जी, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर 0। मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो बॉब सस्पेंड होता है उसके मास पे डिपेंड नहीं होता, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is not depend upon mass of bob, that is sphere। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं है, मतलब स्फेयर का स्थान पर अगर हॉलो स्फेयर हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो, दोनों कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, सेम होगा। जैसे इस पे क्वेश्चन करें, तीन पेंडुलम हैं, ये बेटा फर्स्ट पेंडुलम, यह हॉलो स्फेयर, यह सेकंड पेंडुलम, यह सॉलिड स्फेयर, यह थर्ड पेंडुलम, और इस पेंडुलम में बेटा इसमें लिक्विड भरा हुआ है, देख रहे हो, तीनों का मास अलग अलग है, तो इसको हम लोग कहेंगे हॉलो स्फेयर, यह है सॉलिड स्फेयर, और यह है इसमें लिक्विड भरा है,
तो देखा जाए तो इसका मास m1 हुआ, इसका मास बेटा m2, इसका मास m3 और इसका टाइम पीरियड है t1, इसका टाइम पीरियड है t2, इसका टाइम पीरियड है t3। तीनों का इफेक्टिव लेंथ क्या है बेटा? सेम है। तो कहेगा किसका टाइम पीरियड कम होगा, किसका ज्यादा होगा। इफेक्टिव लेंथ का मतलब इस सेंटर ऑफ मास से लेकर के, देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास से लेकर के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी तीनों की क्या है? सेम है। तो कह रहा है किसका टाइम पीरियड कम होगा, किसका ज्यादा। तो इस मास से कोई लेना देना नहीं है बेटा। टाइम पीरियड तीनों का सेम होगा। t1 बराबर t2 बराबर t3 बराबर 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी। तीनों का बेटा टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये खुद में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने ये स्पेशल केस फर्स्ट बताया। अब आओ स्पेशल केस सेकंड पढ़ने चल रहे हैं। केस सेकंड, केस सेकंड का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पेंडुलम का बेटा टाइम पीरियड बढ़ता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ता है तो पेंडुलम बेटा स्लो होता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर घटता है तो पेंडुलम क्या होता है? फास्ट होता है। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बेटा स्लो और फास्ट भी पूछता है। तो केस सेकंड, if time period t of pendulum increases, time period increases, then pendulum becomes slow। ठीक है, जैसे एक पेंडुलम वाला क्लॉक आता है, घड़ी आती है एक पेंडुलम वाला, तो उसमें एक पेंडुलम रहता है जो एसएचएम करता रहता है। तो स्लो फास्ट होने पर वो घड़ी भी स्लो या फास्ट हो जाता है। तो इसके भी क्वेश्चन डेवलप होते हैं, स्लो फास्ट वाले क्वेश्चन। और इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस देन पेंडुलम बिकम्स फास्ट। ऑसिलेशन में समय कम लगेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा तो पेंडुलम फास्ट होगा, और टाइम पीरियड जब बढ़ेगा तो पेंडुलम क्या होगा? स्लो होगा। तो स्लो फास्ट जानना चाहिए, स्लो फास्ट भी बेटा आपसे पूछ देता है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की बात कर लें। 3 नंबर केस बेटा, तो 3 नंबर केस में क्या कहेंगे? क्योंकि टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी स्पष्ट देख रहे हो। तो ऐसे में जो टाइम पीरियड है वो देख लो रूट ओवर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो, रूट ओवर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस देन टाइम पीरियड इंक्रीजेस, और टाइम पीरियड इंक्रीजेस होगा तो पेंडुलम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और अगर किसी मेथड से लेंथ घटा दिया तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। देखो, लेंथ घटेगा टाइम पीरियड घटेगा, और पेंडुलम ऐसे में क्या हो जाएगा बेटा? फास्ट हो जाएगा। देख रहे हो? इसलिए हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, चूंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल, इसलिए टाइम पीरियड और रूट ओवर एल में ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर टाइम पीरियड और एल में ग्राफ प्लॉट करेंगे। बहुत आसानी से ऐसे ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। तो चूंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, टाइम पीरियड है वाई एक्सिस पर, रूट एल है एक्स एक्सिस पर, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ होगा बेटा स्ट्रेट लाइन। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, टी है वाई एक्सिस पर तो वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स,
तुम देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया। ये कंडीशन ऑफ क्या आ गया बेटा, पैराबोला। ये पैराबोला का कंडीशन आ गया। अब पैराबोला हमेशा जाता है लीनियर के तरफ, तो लीनियर इसमें कौन है, एल है, लीनियर पे पावर कम है। तो देख लो अब ये कैसा ग्राफ आएगा बेटा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। तो यह है स्ट्रेट लाइन और यह है पैराबोलिक ग्राफ। तो ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से ग्राफ बेटा डेवलप होते हैं। ठीक है, इसी में केस, जो केस हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, कौन सा केस पढ़ रहे हैं बेटा, स्टडी कौन सी केस की कर रहे हैं, केस नंबर 3 की। तभी केस नंबर 3 में ही अभी चला जाए। अभी तुमने पढ़ा कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल। तो अलग अलग लेंथ पर टाइम पीरियड का अगर रेशियो पूछे तो हो गया L1 अपान L2 पावर 1/2। देख रहे हो, अच्छा अब देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट। तुम देख रहे हो कि टाइम पीरियड रूट ओवर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर 1/2 है। अब इसका क्या करो बेटा, लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा टी अपान टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल अपान एल, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड विथ चेंज इन लेंथ। और अगर टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंजिंग चाहिए तो डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। इससे यह है ना कि अगर लेंथ में परसेंटेज चेंजिंग दे दे, लेंथ में बेटा परसेंटेज चेंजिंग और टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंजिंग पूछे, तो इससे बड़ा आसानी से बेटा परसेंटेज चेंजिंग निकाला जा सकता है। परसेंटेज चेंजिंग इससे बहुत आसानी से बेटा निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार का फॉर्मूला हम परसेंटेज में बता चुके हैं कि इस प्रकार का फॉर्मूला बेटा लेस देन 10% के लिए वैलिड होता है, क्योंकि जहां भी लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वह लेस देन 10% के लिए वैलिड होता है। इसको कहेंगे वैलिड फॉर लेस देन 10% वेरिएशन। लेस देन 10% के लिए क्या होगा बेटा, ये वैलिड होगा। इससे ज्यादा का होगा तो फिर उससे हम लोग अलग से क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम increases by 2%, लेंथ 2% बढ़ा दिया, देन फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो देखो ना, क्वेश्चन में 2% दिया है, लेस देन 10% दिया है, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर 1/2
log लेके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो टाइम पीरियड में परसेंटेज इंक्रीमेंट देख लो बेटा आ गया हाफ, और ये लेंथ में पूरा का पूरा इंक्रीमेंट दिए हैं 2% का, तो टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट हो गया 1%, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस कॉन्सेप्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ लेंथ of a simple pendulum is increased by 44%, then find out percentage increment in its time period। अब इस क्वेश्चन की तुम विशेषता देख लो बेटा, क्वेश्चन की तुम विशेषता देखो, यहां जो लेंथ में इंक्रीमेंट है वो बेटा 44% का है, 44%। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उस क्वेश्चन में ये खास बात था कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीमेंट था बेटा 2% था, देखो लेस देन 10% था, तो इस मामले से सॉल्व हो जाएगा। अब इससे सॉल्व करोगे ना तो 44/2 22% आ जाएगा आंसर, जो गलत आएगा क्योंकि ये मोर देन 10% का क्वेश्चन हो गया, इसलिए ये गलत आएगा। तो इसको अब प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। कहोगे टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल, तो इसलिए टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कांस्टेंट रूट ओवर एल, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करो, टाइम पीरियड को टी डैश लिख दो और लेंथ को 44% बढ़ा दो, तो देखो एल प्लस एल का 44% हो जाएगा, एल प्लस एल का 44% मतलब 44/100, इसलिए बेटा टी डैश इक्वल टू के रूट ओवर एल कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा रूट ओवर 1 प्लस 44/100 टी डैश बराबर के रूट ओवर एल रूट ओवर 144/100, ये आ गया बेटा के रूट ओवर एल, और 144 का जो रूट हो गया ये 12 हो गया, और 100 का रूट बेटा 10 हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन से तुम देखो के रूट एल को बेटा टी कह दो इंटू 12/10, ये आ गया बेटा टी डैश अपॉन टी इक्वल टू 12/10। तो यहां से टी डैश अपॉन टी -1
12/10 -1 कहोगे -1 क्यों कर दिए? ऐसा इसलिए कर दिए कि ये t डैश माइनस टी अपान टी आ जाए, 12 - 10/10 आ जाए, तो यह आ गया टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट अपान टी इक्वल 2/10। परसेंटेज चाहिए तो 100 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 2/10 इंटू 100 कितने परसेंट आया? 20% का इंक्रीमेंट हुआ। और लाग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला जो हमने फॉर्मूला बताया था, अगर उस पे सॉल्व कर देते ना तो आंसर 22% आ जाता, जो गलत आ जाता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का फार्मूला, ये जो लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाला फार्मूला होता है, वो लेस देन 10% के लिए वैलिड होता है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा देख लो 44% का क्वेश्चन है, तो प्रोसेस से देखो सॉल्व करके इस तरह से सॉल्व किया सकता है। ठीक है, बाकी यूनिट डायमेंशन में जो हमने ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बताया था मोर देन 10% का सॉल्व करने के लिए, उससे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। हम लोग कितने केस पढ़ लिए आओ देखें। ठीक है, देख लो, केस नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके। केस नंबर 3 में क्या है? टाइम पीरियड किस पर डिपेंड है बेटा? लेंथ पर। देखो टाइम पीरियड डिपेंड है किस पर बेटा? लेंथ पर। तो अब केस नंबर 4 पढ़ते हैं। बात करते हैं केस नंबर 4 की। अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटी पर टाइम पीरियड की चेंजिंग, किस तरह से ग्रेविटी पे बेटा टाइम पीरियड चेंज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम के टाइम पीरियड पर ग्रेविटी का इफेक्ट। तो टाइम पीरियड t बराबर 2π√L/g। ग्रेविटी कई तरीके से चेंज होता है। जैसे किसी पेंडुलम को लिक्विड में डिप कर दो तो वहां क्या टाइम पीरियड होगा? ग्रेविटी से आएगा क्वेश्चन। किसी पेंडुलम को अगर लिफ्ट के अंदर सस्पेंड कर दो तो लिफ्ट में अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन होता है, तो ग्रेविटी ही तो बेटा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? ग्रेविटी। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो टाइम पीरियड है ये √g के इनवर्सली है। यानी अगर ग्रेविटी इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। पेंडुलम बेटा फास्ट होगा। और अगर ग्रेविटी डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा और पेंडुलम स्लो हो जाएगा। देखो इस बात को, आ रहा समझ में? इसलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इधर हम लिख रहे हैं बेटा टाइम पीरियड और इधर लिख रहे हैं 1/√g। t और 1/√g में ग्राफ, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। टाइम पीरियड y एक्सिस पर है, 1/√g x एक्सिस पर है।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। टाइम पीरियड है और यहां अगर हम रूट ओवर जी कह दें तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा रूट ओवर जी। टी किस एक्सिस पर है? टी वाई एक्सिस पर है और रूट ओवर जी एक्स एक्सिस पर है। तो देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसी तरह से टाइम पीरियड और ग्रेविटी में अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड ग्रेविटी भी इनवर्सली ही है, तो इसका भी ग्राफ होगा बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंडिकेट करता है कि अगर ग्रेविटी बढ़ेगा तो निश्चित है कि टाइम पीरियड बेटा घटेगा। अब ग्रेविटी बेटा कई तरीके से चेंज होता है, ये ध्यान दो, कई तरीके से बेटा ग्रेविटी चेंज होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में पेंडुलम को सस्पेंड कर दो, ग्रेविटी चेंज हो जाता है। लिक्विड के अंदर पेंडुलम को सस्पेंड कर दो, लिफ्ट के अंदर पेंडुलम को सस्पेंड कर दो। तो अब हम लोग केस नंबर 5 की स्टडी करने चल रहे हैं। केस नंबर 5 क्या है बेटा? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इनसाइड लिफ्ट। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ मोशन में पढ़े हैं। जितने कंडीशन लिफ्ट के हो सकते हैं उतने कंडीशन यह टाइम पीरियड का, पेंडुलम का टाइम पीरियड का बन सकता है। बट कुछ कंडीशन हम लोग देखते हैं, जैसे ए कंडीशन, इफ लिफ्ट is moving upward with एक्सेलरेशन a। लिफ्ट अगर किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो यहां पर क्या टाइम पीरियड बनेगा, कैसे टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां पर बेटा देखना है। एकदम आसान बेटा, ये लिफ्ट है, लिफ्ट का ये केबल होता है, यह बेटा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, और इसके अंदर जो पेंडुलम है इसका मास m है, लेंथ l है। तो सबको पता है कि बेटा लिफ्ट के अंदर g नहीं g डैश काम करता है। लिफ्ट के अंदर क्या काम करता है बेटा? g डैश। और जब लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, जब लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो सबको पता है कि इसके अंदर ग्रेविटी g प्लस a हो जाता है। g और a दोनों सम हो जाते हैं, हम बता चुके हैं न्यूटन लॉ मोशन में, देख लो, बस यही ध्यान देना है। ग्रेविटी हो जाएगा g प्लस a, इतना आसान। नीचे आता तो हो जाता है g माइनस a। तो यहां का अगर टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे t डैश तो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर l अपान g डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l अपान g डैश के स्थान पर हो जाएगा बेटा g प्लस a। देख रहे हो? टी डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर l अपान जी डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर l अपान जी प्लस a। बस इससे आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तुम देख रहे हो हियर ग्रेविटी इंक्रीज कर गया है, ग्रेविटी जी डैश जी से ज्यादा हो गया है,
जो ग्रेविटी इंक्रीज करेगा तो जो टाइम पीरियड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, इनवर्सली है। इसलिए पेंडुलम, जो पेंडुलम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, फास्ट हो जाएगा, टेम्परेचर घट रहा है, दैट इज पेंडुलम बिकम्स फास्ट। ठीक है, पेंडुलम बेटा हो जाता है फास्ट। चलो बी कंडीशन, केस 5 का बी कंडीशन देखते हैं। if lift is moving downward with acceleration a एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। और लिफ्ट का डायग्राम बना लें। ये लिफ्ट है, लिफ्ट अब नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से। लिफ्ट का ये केबल होता है जो ऊपर सपोर्टेड रहता है, और लिफ्ट के अंदर ये पेंडुलम है, इसका मास m, लेंथ l। तो इसके अंदर ग्रेविटी g डैश काम करेगा। और जब लिफ्ट, न्यूटन लॉ मोशन में बता चुके हैं, जब लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो इसके अंदर ग्रेविटी g माइनस a हो जाता है, देख रहे हो। इसलिए अब टाइम पीरियड जो होगा t डैश बराबर 2 पाई l अपान g डैश, और g डैश के स्थान पर g माइनस a। हियर g डैश कम हो गया g से, ग्रेविटी कम हो गया ना, देखो g माइनस a हो गया। यहाँ क्या था, g डैश g से ज्यादा था, तो इसलिए टाइम पीरियड बढ़ गया, इसलिए पेंडुलम बेटा स्लो हो गया। पेंडुलम क्या हो गया, स्लो हो गया। चलो ये कौन सा केस चल रहा है, केस नंबर 5 का ए और बी। अब सी कंडीशन देखते हैं। सी कंडीशन बेटा केस नंबर 5 का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम inside free falling lift। फ्री फॉलिंग लिफ्ट की बात करें बेटा, ये पेंडुलम है, सॉरी लिफ्ट है, लिफ्ट का ये केबल है, और लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर g के बराबर होगा, इसको फ्री फॉलिंग लिफ्ट कहेंगे। और सबको पता है कि बेटा फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर ग्रेविटी कितना होता है बेटा, 0 होता है। फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर हीरो 0 हो जाता है, फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर ग्रेविटी 0 हो जाता है। तो टाइम पीरियड टी डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर l अपान जी डैश बराबर 2 पाई
जी डैश का स्थान पे 0 बराबर इन्फानाइट। तो ऐसे में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी एक आश्लेषण करने में इनफाइनाइट समय लगेगा। दैट इज, क्या कहेंगे इसको, दैट इज पेंडुलम कम्स इन रेस्ट। पेंडुलम किस में आ जाएगा, तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा नहीं। पेंडुलम कम्स इन रेस्ट, क्योंकि जो रेस्ट में होगा बेटा, जो रेस्ट में होगा वो आश्लेषण करेगा नहीं, तो एक आश्लेषण करने में उसका कितना समय लगेगा, इनफाइनाइट समय लगेगा। आगे समझ में। तो ग्रेविटी जितने तरीके से चेंज होगा उतने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब इस पे इस टाइप का क्वेश्चन देखो बनता है, if time period of a simple pendulum is t, simple pendulum t है। now if pendulum is placed inside a lift and lift is moving in upward direction with constant acceleration g/3, then find out its new टाइम पीरियड। नया टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो बताओ कैसे साल होगा भाई, पहले जो टाइम पीरियड होगा 2π√L/g होगा। अब इसको ऐसे लिफ्ट के अंदर सस्पेंड कर दिया पेंडुलम को, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ना g/3 से ये ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। ए बराबर कितने से, तो यहां पर होगा क्या, जी डैश बराबर g+a हो जाएगा, और a का वैल्यू g/3 बराबर 4g/3 हो जाएगा। जी डैश का वैल्यू 4g/3 हो जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड t डैश 2π√L/g डैश 2π√L और g डैश का स्थान पे बेटा 4g/3 हो जाएगा 2π√L/g √3/4। तो t डैश बराबर √3, इसको कह देंगे t/2। इतना देखो टाइम पीरियड हो जाएगा। ग्रेविटी बढ़ गया, टाइम पीरियड घट गया, यहाँ पेंडुलम स्लो हो चुका होगा। तो ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। कुछ भी घुमा दे तो एकदम परेशान ना होना, बस इफेक्टिव ग्रेविटी निकालना। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तो समझ जाओ एसएचएम का भी क्वेश्चन आ गया और न्यूटन मोशन लिफ्ट का केस का भी क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे में लिफ्ट का केस वही लगा करके क्वेश्चन को क्या कर देना चाहिए बेटा, फट से सॉल्व कर देना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो केस नंबर 6 है, इफ pendulum is suspended inside accelerated car, पेंडुलम एक्सेलरेटेड कार के अंदर सस्पेंड है, तो कैसे उसका टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे। पेंडुलम इज इनसाइड एक्सेलरेटेड कार। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कहीं भी तुम फोर व्हीलर में देखते होगे, आगे जहां ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जहां बैठता है, वहीं पर एक टार्जन को सस्पेंड कर दिया जाता है, या हनुमान जी को सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ ना कुछ वहां एक सस्पेंड रहता है, गाड़ियों में अक्सर देखो। तो एक पेंडुलम की तरह क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है, और जब गाड़ी चलती है तो उसका ऑसिलेशन क्या होता है, और चेंज हो जाता है, और फास्ट हो जाता है ऑसिलेशन। ये कोई एक्सेलरेटेड कार है, देख लो, एक्सेलरेटेड सिस्टम, हॉरिजॉन्टल रोड पर ये चल रहा है। इसका मोशन है इधर, एक्सेलरेशन से, यह कार, ठीक है। अब एक पेंडुलम को इसके अंदर हम लोग क्या करें, सस्पेंड कर दें पेंडुलम को। ये पेंडुलम बेटा यहां सस्पेंड है, पेंडुलम का मास m है, लेंथ l है, यहां से पेंडुलम सस्पेंड हो गया। तो यहां पर टाइम पीरियड इसका कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को देखना है। यहां टाइम पीरियड घट जाता है, पेंडुलम फास्ट ऑसिलेशन करने लगता है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पे होता क्या है बेटा, इसका वेट नीचे काम करता है mg, या कह दो ग्रेविटी नीचे लगता है, सीधे कह दो ग्रेविटी नीचे लगता है। और ये पढ़े हो सूडो फोर्स बेटा, अगर ये कार ए एक्सेलरेशन से आगे चल रही है तो इस बॉडी पर यही एक्सेलरेशन एक सूडो फोर्स के फॉर्म में बेटा इधर काम करेगा, और यहां पर यही रिजल्टेंट ग्रेविटी इस पे ऐसे बेटा देख लिया जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा, जी डैश, और जी डैश का वैल्यू इस ए और जी का रिजल्टेंट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से हम लोग को देखना है। यहाँ 1/2 रख देंगे, और यहाँ का टाइम पीरियड हो जाएगा टी डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी डैश के स्थान पर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 1/2। दैट इज ग्रेविटी इंक्रीजेस, ग्रेविटी इंक्रीज किया तो जाहिर है ग्रेविटी इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। यानी एक्सेलरेटेड कार में, एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, जो पेंडुलम होता है टाइम पीरियड घट जाता है, और पेंडुलम का फास्ट हो जाता है, पेंडुलम बिकम्स फास्ट। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग इसका टाइम पीरियड निकाल लिए। लेकिन स्पेशल केस जो है सिंपल पेंडुलम के, नाम है बेटा सिंपल पेंडुलम, देख रहे हो, नाम है बेटा सिंपल पेंडुलम, लेकिन स्पेशल केस देख रहे हो कितने। अभी स्पेशल केस खत्म नहीं हुए, ये 6 नंबर स्पेशल केस है। इसमें अभी अगले लेक्चर में अभी और भी स्पेशल केस हम बताएंगे, और वो स्पेशल केस बताने के बाद से तब जाकर के बेटा खूब इस पे अब स्पेशल केस पे क्वेश्चन करा देंगे।
उसके बाद से इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, वही स्प्रिंग पेंडुलम बचेगा लास्ट में, स्प्रिंग पेंडुलम। तो ऐसे एकदम फिर फिनिश हो जाएगा, दैट इज पूरी मैकेनिक्स बेटा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगले लेक्चर में भी केस नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, केस नंबर 6 तक पेंडुलम का हमने बता दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।